हेलो एवरीवन। कैरियर कंसर्ट में आप समूह का स्वागत है। जो भी अभ्यर्थी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी बीपीएससी के द्वारा भी कई वैकेंसीज आई हैं। अभी फॉर्म भरने का समय है। आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा और तैयारी आप लोग प्रारंभ कर दीजिए और वेट नहीं करना, है ना। और अभी जो भी एग्जामिनेशंस हैं, चाहे वो बीपीएससी प्रीलिम्स की बात हम करें या एसएससी बिहार एसएससी सीजीएल की हम बात करें या एईडीयू के वैकेंसी की बात करें, सबका जो पहला एग्जामिनेशन होने वाला है वो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होने वाला है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका जो होगी वो सामान्य अध्ययन की होगी। आज इस वीडियो में हम लोग सामान्य अध्ययन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे और उस उन प्रश्नों को उन प्रश्नों को सॉल्व करने के दौरान हम लोग इस बात पर भी गौर करेंगे कि इससे संबंधित और कितने प्रश्न आ सकते हैं, है ना। और निश्चित रूप से तैयारी करने की जो स्ट्रेटेजी होती है ना, उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि प्रीलिम्स एग्जामिनेशन ऑब्जेक्टिव पैटर्न पे होता है और ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर अपने सिलेबस को बहुत ही माइन्यूटली आपको ऑब्जर्व करना है, क्योंकि कंसेप्ट एंड फैक्ट्स दोनों से प्रश्न पूछे जाते हैं आयोग के द्वारा। तो आज हम लोग कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे एमसीक्यू के अंतर्गत, जो सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न होंगे, है ना। लेकिन इस वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले आप सबों से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इस चैनल करियर कंसर्ट को निश्चित रूप से सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, ताकि जो भी वीडियो आए वो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप सभी इसका लाभ उठा सकें। आइए हम लोग देखें कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। पहला प्रश्न है कि भारत का राष्ट्रीय फल, व्हाट इज द नेशनल फ्रूट ऑफ इंडिया। ये बहुत आसान प्रश्न है। मैंगो या आम इसका आंसर होगा। भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया। भारत का पहला कंप्यूटर किस वर्ष आया। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। भारत का पहला कंप्यूटर जो था 1955 ईस्वी में आया और इस कंप्यूटर को सबसे पहले इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूट, भारतीय सांख्यिकी संस्थान हैदराबाद के द्वारा सबसे पहले इसको यूज किया गया और इस कंप्यूटर का नाम था HEC-2M। इस कंप्यूटर का नाम था HEC-2M, जो कंप्यूटर इंग्लैंड से मंगवाया गया था। यही पहला कंप्यूटर था HEC-2M, जो 1955 में हैदराबाद में यूज किया गया था। अगर आपसे प्रश्न यह पूछे कि भारत का पहला स्वदेशी कंप्यूटर कौन सा है, तो उसका हो जाएगा आंसर TIFRAC। यह भारत के द्वारा निर्मित पहला स्वदेशी कंप्यूटर है, जिसका निर्माण TIFR मुंबई ने किया था 1960 ईस्वी में। और इस कंप्यूटर का उद्घाटन जो है तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया था। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट एक्ट है जो आप सबों को आना चाहिए और इससे संबंधित प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है। तो पहला स्वदेशी कंप्यूटर हो गया TIFRC, और पहला बार जो कंप्यूटर यूज किया गया था भारत में वो 1955 में यूज किया गया था, और यह कंप्यूटर जो है वो इंग्लैंड से मंगवाया गया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चंस को देखें। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितनी भाषाओं को संविधान में मान्यता प्राप्त है। हाउ मेनी लैंग्वेजेस
आर रिकॉग्नाइज्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो अभी वर्तमान में 22 भाषाएं हैं जिसको संविधान में मान्यता प्राप्त है। और हमारे भारत के संविधान के भाग 17 में संविधान के कुल 22 भाग हैं। भाग 17 में 343 से लेकर 351 जो आर्टिकल है वो राग भाषा से संबंधित है। इसके अलावे संविधान की 8वीं अनुसूची में 8 शेड्यूल में 8वीं अनुसूची में भी राजभाषा से संबंधित बातें कही गई हैं। तो अभी वर्तमान में 22 भाषाओं को संविधान ने मान्यता दी है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये प्रश्न है कि भारत का पहला स्टेट कौन बना। यह प्रश्न होना चाहिए कि भाषाई आधार पर गठित भारत का पहला स्टेट कौन था। तो वो था आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश भाषाई आधार पर पहला जो राज्य बना भारत में वो आंध्र प्रदेश था। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखें। भारत की पहली महिला राज्यपाल कौन थी। भारत की हु वॉज द फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ इंडिया। तो ये थी सरोजनी नायडू। ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल बनी थी और इन्हें भारत कोकिला भी कहा जाता है। इनको भारत कोकिला, एक तो भारत कोकिला लता मंगेशकर को कहा गया है और दूसरा यह विशेषण जो है सरोजनी नायडू के लिए भी प्रयोग में लाया जाता है। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें कि गांधी शांति पुरस्कार किसे दिया जाता है। गांधी शांति पुरस्कार जो दिया जाता है सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक क्षेत्र में जिन्होंने विशेष उपलब्धि पाई है उन्हें जो है दिया जाता है गांधी शांति पुरस्कार, है ना। ठीक है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। किस भारतीय को नोबेल प्राइज से पहले भारत रत्न मिला। हु रिसीव्ड भारत रत्न बिफोर नोबेल प्राइज। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और ये थी मदर टेरेसा, जिनको नोबेल प्राइज मिलने से पहले ही भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े कि भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे। हु वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ये थे हरिलाल जे केनिया। हरिलाल जे केनिया ये भारत के पहले सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, हरिलाल जे केनिया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है। हालांकि ये दो तरह से ये प्रश्न पूछा जाता है। भारत स्थित हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन है, या संपूर्ण हड़प्पा सभ्यता में सबसे बड़ा स्थल कौन है। अगर सबसे बड़ा स्थल हड़प्पा सभ्यता की बात कही जाएगी तो वो हो जाएगा मोहनजोदारो। मोहनजोदारो मोहनजोदारो सबसे बड़ा हड़प्पाई स्थल है जो अभी वर्तमान में पाकिस्तान के सिंध क्षेत्र में लड़काना डिस्ट्रिक्ट में स्थित है, सिंधु नदी के किनारे। और यह सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल। अगर भारत में सबसे बड़ा स्थल पूछा जाएगा भारतीय क्षेत्र में तो धौलावीरा होगा। हालांकि कुछ किताबों में राखी गढ़ी भी दिया गया है,
लेकिन वर्तमान में धोलावीरा की जो खुदाई हुई है, अब इसका क्षेत्रफल राखीगढ़ी से ज्यादा हो गया है। तो यहाँ आंसर धोलावीरा होगा, जो गुजरात के कच्छ में अवस्थित है ना। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अशोक ने किस युद्ध के बाद, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो अक्सर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है, अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म अपना लिया था? आफ्टर विच वॉर डिड अशोका एडॉप्ट बुद्धिज्म? एक्चुअली अशोक अपने शासन काल में एक ही राज्य के साथ युद्ध किया था, और अपने सिंहासनारोहण के 8वें वर्ष, 8वें वर्ष, अगर हम कहें 269 बीसी इसके सिंहासनारोहण का समय है, तो यह युद्ध हुआ था 261 बीसी में, और यह युद्ध हुआ था कलिंग के साथ। कलिंग, कलिंग जो वर्तमान में जो क्षेत्र उड़ीसा है, उसी वहीं पर कलिंग राज्य हुआ करता था। और यहाँ कलिंग के साथ अशोक का भीषण युद्ध हुआ, और ये कहा जाता है कि इस युद्ध के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, और उसने युद्ध नीति का परित्याग करके शांति की नीति का, धम्म की नीति का प्रतिपादन किया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। वैदिक काल में राजसूय यज्ञ का क्या उद्देश्य था? वैदिक काल में व्हाट वाज द पर्पस ऑफ राजसूय यज्ञ इन द वैदिक पीरियड? हालांकि उत्तर ऋग्वैदिक काल में तो यज्ञ की प्रधानता उतनी अधिक नहीं थी, और दूसरी बात कि उस समय राज्य का तो कंसेप्ट था, लेकिन यह राज्य ऋग्वैदिक काल में क्षेत्र नहीं होकर कबीला होता था। मतलब क्षेत्रीय राज्य नहीं था ऋग्वैदिक काल में। क्षेत्रीय राज्य का उदय हुआ था उत्तर वैदिक काल में, लेटर वैदिक पीरियड में। और इस समय कुछ यज्ञ बहुत ही महत्वपूर्ण थे, जैसे अश्वमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, दूसरा राजसूय यज्ञ, तीसरा वाजपेयी यज्ञ। ये तीनों यज्ञ राजतंत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता था। जहां अश्वमेध यज्ञ साम्राज्यवाद का द्योतक था, इसमें घोड़े को छोड़ दिया जाता था, और जिस जिस क्षेत्र में घोड़ा जाता था, उस क्षेत्र पर राजा का अधिकार माना जाता था। अगर कोई दूसरा राजा उस घोड़े को रोकता था, तो उसके साथ युद्ध होता था, और जब घोड़ा लौट के वापस आता था, तो इसकी बलि दी जाती थी। इसे ही अश्वमेध यज्ञ कहा गया है। और दूसरा था जो चक्रवर्ती का जो कंसेप्ट है, उसकी पूर्ति के लिए अश्वमेध यज्ञ होता था। राजसूय यज्ञ जो था वो 2 दिनों तक चलता था, और इसके बारे में ये कहा जाता है कि इसमें वरुण देवता सशरीर प्रकट होते थे, और यह यज्ञ करने से पहले राजा अपने लत्नी लत्नी उनके पदाधिकारियों को कहते थे, उनके घर भी जाता था, और राजा को सुदृढ़ता प्रदान करने के लिए, राजा के शक्ति में संवर्धन करने के लिए राजसूय यज्ञ किया जाता था। वही वाजपेयी यज्ञ जो है ना, वो राजा को नव यौवन प्रदान करने के लिए किया जाता था, और इस यज्ञ में रक्त दौड़ होता था, जिसमें राजा का रथ सबसे आगे निकल जाता था। तो ये 3 यज्ञ की बहुत अधिक महत्ता है वैदिक पीरियड में, राजतंत्र के कंसेप्ट में। अब यहाँ प्रश्न है कि चाणक्य का असली नाम क्या था? चाणक्य, जिन्होंने अर्थशास्त्र की रचना की, जो राजनीति विज्ञान की पुस्तक है, और 1904 में इसे आर्य शर्मा शास्त्री ने काशी में इसकी खोज की थी, इसके हस्तलिखित परिशिष्ट को खोजा था। और आ, ये जो अर्थशास्त्र है, बहुत ही इम्पोर्टेंट सोर्स है इतिहास को जानने का। और इससे चाणक्य के बारे में भी पता चलता है, हालांकि कहीं पर उसका नाम नहीं लिखा है। एक जगह लिखता है लेखक कि मैं उस भूमि को धारण करता हूं जिस भूमि पर नंद वंश का शासन था। कौटिल्य, चाणक्य का जो असली नाम है वो कौटिल्य, विष्णुगुप्त, अजीय, अजीय
कुटल, इतने नाम थे कौटिल्य के, है ना। तो नॉर्मली विष्णुगुप्त आंसर ऑप्शंस में होता है। यूपी के एग्जामिनेशन में अजय भी एक ऑप्शन होता है, तो अजय वहाँ होगा, लेकिन नॉर्मली विष्णुगुप्त उनके बचपन का नाम था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। सांची का स्तूप किसने बनवाया? जैसा कि आप लोग जानते हैं कि स्तूप जो है वो बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है। जब बुद्ध की मृत्यु हुई थी, उनके अवशेष को 8 भाग में बांटा गया था। 7 भाग 7 गणतंत्रों को दिया गया, एक भाग मगध के शासक अजातशत्रु को दिया गया, जहाँ पे स्तूप का निर्माण हुआ। एक अर्धगोलाकार रचना होता है, और अशोक के समय में ये कहा गया कि उसने 8 स्तूप को खुदवाकर अवशेष निकालकर 84,000 स्तूपों का निर्माण करवाया था, ऐसा कहा जाता है। इसे किंवदंती है। हालांकि सांची के स्तूप की अगर हम बात करें, तो सांची का स्तूप जो है वो अशोक ने बनवाया था। वहीं भरहुत का स्तूप, ये एक इंपॉर्टेंट, ये भी सवाल पूछा जाता है कि भरहुत का स्तूप किसने बनवाया, तो वो थे पुष्यमित्र शुंग। भरहुत का स्तूप, और पुष्यमित्र शुंग ने सांची के स्तूप में भी रेलिंग लगवाया था। और यह प्रोसेस इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध धर्म का विरोधी माना जाता है। तो यहाँ एक विरोधाभास आता है, क्योंकि इसी ने भरहुत के स्तूप का निर्माण करवाया और सांची के स्तूप में रेलिंग लगवाया था। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। प्रथम बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित की गई थी? जो फर्स्ट बुद्ध बौद्ध कॉन्फ्रेंस था, वो कहाँ आयोजित किया गया था? तो हिस्ट्री में 4 बौद्ध संगीतियों का बहुत अधिक महत्व है। पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी, वो अजात शत्रु के समय में राजगृह में हुई थी, और इसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी। दूसरी बौद्ध संगीति जो थी, वो कालाशोक के समय में वैशाली के चुगवग में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता सर्वकामनी या स्थिविर यश ने की थी। तीसरी बौद्ध संगीति जो थी, वो अशोक के समय में पाटलिपुत्र में हुई थी, जिसकी अध्यक्षता मोगली पुत्र तिस ने की थी। चौथी बौद्ध संगीति का आयोजन कनिष्क के समय में कश्मीर में हुआ था, कुंडल वन में, जिसके अध्यक्ष थे वसुमित्र और उपाध्यक्ष थे अश्वघोष। और इसका आयोजन जो है पार्श्व की सलाह पर कनिष्क ने करवाया था। ये चारों बौद्ध संगीति जो है, ये किसी भी रूप में आपको पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में। ये चारों बौद्ध संगीति का कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए आप लोगों को। तब हम लोग आगे बढ़े। भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब हुई थी? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1950 ईस्वी को। When was the election commission India established? 25th of January 1950 को हुई थी, है ना। आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर बढ़े। भारत का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म। देखिए, यह प्रश्न इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अब फैक्ट चेंज हो चुका है। पहले भारत का सबसे लंबा स्टेशन गोरखपुर हुआ करता था, लेकिन अब जो है भारत का सबसे लंबा स्टेशन जो है वो हबली है, जो कि कर्नाटक में है। अब यह प्लेटफॉर्म भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म हो चुका है, और ये लगभग 1505 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है ना। अब यह सिर्फ भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे लंबा प्लेटफॉर्म है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यह प्रश्न है, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? तो यहाँ हो जाएगा आंसर दामोदर नदी। दामोदर नदी, है ना।
नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखें, यह प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विच इज द हाईएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया? देखिए, इसमें बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, वो कर्नाटक के जोग जलप्रपात को सबसे ऊंचा जलप्रपात मानते हैं। लेकिन वर्तमान में जो कुचिकल जलप्रपात, ये भी कर्नाटका में है। कुचिकल जलप्रपात अभी सबसे ऊंचा जलप्रपात है, जो वराही नदी पर बना हुआ है। वराही नदी पर बना हुआ है, और यह कर्नाटक के शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में, शिवमोगा शिवमोगा डिस्ट्रिक्ट में यह जलप्रपात है, जो लगभग लगभग 455 मीटर ऊंचा है। ये लगभग 455 मीटर, या इसको कह सकते हैं कि 1493 फीट ऊंचा है। जबकि जोग जलप्रपात जो है, इससे इससे कम ऊंचा है। जोग लगभग 253 मीटर है। और कई स्टूडेंट कंफ्यूजन में रहते हैं और आंसर जोग जलप्रपात मारते हैं। फिर अभी सबसे ऊंचा जलप्रपात जो है, वो कुचिकल जलप्रपात है। ये आप लोग याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। भारत में पहला मोबाइल कॉल किसने किया था भाई? तो पहला मोबाइल कॉल जो था, वो बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री ज्योति बसु और सुखराम, ज्योति बसु और सुखराम के बीच भारत में पहली बार मोबाइल पर बात हुई थी। यही दो व्यक्ति थे, कौन? ज्योति बसु और सुखराम। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस वर्ष भारत परमाणु शक्ति राष्ट्र बना था? परमाणु शक्ति राष्ट्र जो बना था भारत, जो 1974 में, 1974 में भारत ऑपरेशन स्माइली बुद्धा, इसका नाम था ऑपरेशन ऑपरेशन स्किलिंग। भारत का पहला आईआईटी आईआईटी पहला जो था भारत का, वो खड़गपुर में था। खड़गपुर आईआईटी जो है, सबसे पुराना आईआईटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़े। हाँ, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गगनयान गगनयान मिशन किससे जुड़ा हुआ है? गगनयान मिशन किससे जुड़ा हुआ है? ये मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ा हुआ है। यह जो है, मानव अंतरिक्ष उड़ान से जुड़ा हुआ है, गगनयान मिशन। और यह मिशन जो है, वो इसरो इसरो के द्वारा ये संचालित है, ये इसरो के द्वारा। और इसके लिए जो प्रयोग किया जाएगा, ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, हरिकोटा, यहीं से लॉन्च किया जाएगा रॉकेट को। और जो रॉकेट से यह विमान जाएगा अंतरिक्ष में, उस रॉकेट का नाम है GSLV GSLV-NK3, है ना? इसी विमान से ये जो है मिशन, वो मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए है। ये अंतरिक्ष में मानव को भेजा जाएगा, और एक निश्चित समय तक वो अंतरिक्ष में रहेगा। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन सा है? व्हाट इज द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया? तो राष्ट्रीय पुष्प तो कमल है, और राष्ट्रीय अगर पशु की बात करें तो बंगाल टाइगर।
बंगाल टाइगर। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व पर्यावरण दिवस जो है वो 5 जून को मनाया जाता है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े। तो हो गया, हो गया। दैट्स ऑल, दैट्स ऑल। अब हम लोग बहुत जल्द फिर से कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ आएंगे। और अभी जो एसएससी, बिहार एसएससी का बीएसएससी का एग्जाम होने वाला है, बीपीएससी 71वीं का प्रीलिम्स होने वाला है, इसके अलावे शिक्षा विभाग में रिक्त पद, इसके अलावे और कई वैकेंसीज आ रही हैं। इन सब प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह जो क्वेश्चंस हैं ये आपको काफ़ी मदद करने वाला है। इसका हम एनालिसिस भी करते हैं ताकि आप लोगों को समझ में आए, और इससे अटैच्ड अगर कोई और दूसरा क्वेश्चन भी पूछा जाएगा तो उसे भी आप सॉल्व कर पाएंगे। तभी तो एक सीरीज जो है हम लोगों का ये एमसीक्यू का होगा, जो आपको काफ़ी हेल्प करने वाला है कॉम्पिटिटिव, आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। हम लोग जल्दी अगले वीडियो में मिलेंगे। आप लोगों से फिर से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल करियर कंसर्ट को आप लोग सब्सक्राइब करें, बेल बटन दबाएं, लाइक शेयर करें। कुछ सजेशंस हो तो हमें मैसेज करें। और कहीं भी आपको प्रॉब्लम होता हो, किसी टॉपिक को समझने में प्रॉब्लम होता हो, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं, ताकि उस टॉपिक पर आपको मैं वीडियो बना के दूंगा। और बहुत ही सहजता के साथ कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक्स को भी, जटिल विषय वस्तु को भी बहुत ही सहजता के साथ आपको समझाया जाएगा, और यह बताया जाएगा कि इससे आप किस ढंग से समझेंगे और यहाँ से किस ढंग से आप क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगली वीडियो में हम लोग बहुत ही जल्द मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।